सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। यहाँ पे मैं आप लोगों को 12th क्लास की फ़िज़िक्स के बारे में स्टडी कराऊँगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास में आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा। और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। यहाँ पे आपको अब एक चीज़ थोड़ी सी समझनी होगी कि किस तरीके से आप लोगों का प्लान होना चाहिए 12th क्लास में। तो वो आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे इस बार के बोर्ड के पेपर हैं, ठीक है, इस बार का, या आप कहो कि पिछले 3-4 साल का अगर रिकॉर्ड हम देखते हैं, तो फिज़िक्स में अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे बेस ज़्यादा अच्छा करना है और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे और ढंग से क्लियर करते हुए चलना है, ताकि पेपर में आप लोग ईज़िली चीज़ें समझ पाएँ और फिर उनके आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है चीज़ें। अब यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक को हम पढ़ेंगे, फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स और सारे जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। और लास्ट में हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, पी वाई क्यूज़, टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज़। और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज अगर आप टॉपिक वाई पी वाई क्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उससे आप लोगों का टॉपिक में कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर होगा। क्योंकि देखो, एक बार हम मान लो हमने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद अब उसके कुछ न्यूमेरिकल भी करी, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं या किस तरीके से हमें और डीपली उन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं या कॉन्सेप्ट और क्लियर कैसे करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब आप उन टॉपिक को बहुत ही ढंग से और उनके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से सीख पाओगे। तो इसलिए ये 3 की कॉन्सेप्ट हैं हम लोगों के, जो अगर आप कहीं से भी, अगर इमेजिन करो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्टडी प्लान अपना तैयार करना है। ठीक है, जिसमें सबसे मेन आप लोगों का ये लास्ट वाला टॉपिक वाई पी वाई क्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी बात पे। तो ये इस तरीके से हमारा भी चैनल पे चीज़ें रहेंगी जिसमें आप लोगों को ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलेगा। अब आते हैं कि हमारी 12th की फ़िज़िक्स में आपको स्टार्टिंग में क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि हमें पढ़ना किसके बारे में, हम लोग को चार्ज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चार्ज के बारे में सारी कहानी करनी है। तो अब सबसे पहले फ़िज़िक्स में जो चार्ज में एक ब्रांच आती है फ़िज़िक्स की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर 1 और 2 में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ध्यान से देखो, जब हम लोग चार्ज की स्टडी कर रहे होंगे एट रेस्ट में, यानी कि जब चार्ज आपका किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो बस उस समय फिजिक्स की जो ब्रांच है उसी का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट में है तो फिजिक्स की जो ब्रांच है उसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि चार्ज ऑलवेज रेस्ट में ही हो। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 में तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ेंगे तो आप सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। बट चैप्टर नंबर जैसे ही हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो चार्ज ऑलवेज रेस्ट में थोड़ी रहेगा, चार्ज डायनामिक्स भी हो सकता है, मतलब मूव भी कर सकता है, तो उसकी कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रो डायनामिक। ठीक है, इलेक्ट्रो डायनामिक्स, विच मीन्स यहाँ पे जो आपका चार्ज है, ठीक है, चार्ज वो आ जाएगा किस में, इन मोशन में, यानी कि चार्ज इन मोशन। क्लियर है ये चीज़। तो जब चार्ज रेस्ट में है तो उसी चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देंगे, और जब वही चार्ज अब मोशन में आ जाएगा तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक बोल देते हैं। ठीक है, समझ गया ये चीज़। अब चार्ज मोशन में है तो चार्ज मोशन में दो तरीके से हो सकता है। केस नंबर फर्स्ट में जब चार्ज का एक्सेलरेशन ही ज़ीरो हो, ठीक है, यानी कि चार्ज में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जब ऐसा होगा तो उस समय आप पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी को। क्या पढ़ते हो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, ये साथ साथ नोट्स भी बनाते रहने आपको, बाकी यहाँ पे नोट्स मिलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन बनाते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर मान लो चार्ज आपका एक्सेलरेशन में आ गया हो तो उस समय आपको पढ़ना होगा मैग्नेटिज्म, यानी कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाती है चीज़ें, और मैग्नेटिज्म पढ़ने स्टार्ट कर दोगे आप। तो चैप्टर नंबर 3 और 4 में आपकी जो फिज़िक्स है उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। तो ये ओवरव्यू है आपकी स्टार्टिंग की फ़िज़िक्स का, यानी कि आपको
इतना कहानी जो है दिख रही है जो यहाँ पे, ये चार्ज के बारे में आपको सब पढ़ना पड़ेगा। 1 और 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 3 एंड 4 में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और फिर 5, 6, 7, 8 में भी यही कहानी थोड़ी बहुत खिंचती हुई चली जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर हम लोगों का, और ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी थोड़ा बहुत समझ जाए। बाकी अगर प्रॉपर हिंदी में चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर देना, तो उसके लिए भी मैं देख लूँगा। तो सबसे पहले, जैसा कि अब बात हो ही रही है बार बार कि वो चार्ज चार्ज और चार्ज, तो क्वेश्चन मन में आएगा कि व्हाट इज़ चार्ज, यार है क्या ये। ठीक है, सुन तो रहे हैं कि चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मोशन में है, और इतनी चीज़ें हैं कि भैया 4 ही चैप्टर हमारे चार्ज के ऊपर चल रहे हैं, तो है क्या। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। इमेजिन करो कि मेरे पास एक बॉक्स है इस तरीके से, और इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया। अब क्या होगा, आप कहोगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये भी इसको रिपल्शन फोर्स लगा के दूर भेजेगा और ये भी रिपल्शन फोर्स लगा के दूर भेजेगा। ठीक है, हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को रखा और देखा कि दूर फेंक रहे हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रखना स्टार्ट करा और देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि यार हमें इतना तो पता है कि हाँ ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कैसे पार्टिकल है, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। तो अब अगर ये चार्ज पार्टिकल हैं और हमने इन्हें एक दूसरे के पास रखा, तो हमने देखा कि यार ये फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ये एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। वही अब मैंने न्यूट्रॉन को रखना स्टार्ट करा तो देखा कि इन पे कोई फोर्स नहीं आ रहा। ठीक है, अनटिल अनलेस, ठीक है, इफ़ वी नेगलेक्ट न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा, नहीं तो कुछ ज्ञानी आके बोलेंगे कि सर न्यूक्लियर फोर्स भी तो होता है। ठीक है, उसके बारे में, अरे भाई चार्ज की बात चल रही है अभी। तो चार्ज नहीं है और इनमें कोई भी फोर्स नहीं लगा, कोई एफ फोर्स नहीं आया, तो बस अब दिमाग में एक कहानी बनने लग गई कि यार चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगा, इसका मतलब चार्ज कोई ऐसी चीज़ है जो क्या क्रिएट कर रही है, आप कहोगे फोर्स क्रिएट कर रही है। चार्ज एक ऐसी चीज़ निकल के आई जो फोर्स बना रही है, यानी कि जिस भी पार्टिकल में चार्ज नाम की चीज़ थी, जिस भी पार्टिकल में, वो फोर्स लगा रहा था। कौन सा फोर्स, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव। ठीक है, यानी कि रिपल्शन का फोर्स, ये दोनों में से कोई एक फोर्स लग रहे थे। तो बस यहाँ से हमने डेफिनेशन बनाई चार्ज की कि द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। आई बात समझ में? यानी कि पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स को बना रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स बना रही है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं। बताओ, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, उससे पहले चार्ज क्या है हमें यही नहीं पता था, तो हमने एक प्रॉपर्टी मान ली चार्ज मटेरियल की, जिसके कारण फोर्स लग रहे हैं चीज़ों पे। ये अब चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मतलब चार्ज को कौन बना रहा है, चार्ज किससे मिलके बना है, ये हमें नहीं पता है। जैसे मास के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मास एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, शॉर्ट में लिख दिया क्यों। सो सेम ऐसे ही चार्ज का भी नहीं पता भाई। तो जब ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल होती हैं, जो कहाँ से बन रही हैं, उन्हें उसके बारे में नहीं पता, तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाए कि विच आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और 4 ऑप्शन दे, तो चार्ज अगर होगा तो चार्ज वहाँ पे आप राइट लगा के आ जाना। स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। सिंबल आपका स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जो भी लगा दो, और यूनिट कूलम्स होती है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब चार्ज बन कहाँ से रहा है यही नहीं पता, बस पता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज नाम की चीज़ होती है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कौन बना रहा है ये चार्ज, अभी इसके बारे में कुछ दूर तक हमें नहीं पता। तो इसलिए इसकी जो यूनिट है वो भी एक न्यू यूनिट आई, कूलम्स, जो कि एक साइंटिस्ट ने अपने ही नाम पे इसको क्या करा, दे दिया। क्लियर है चीज़? चलो, तो चार्ज के बारे में हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली। अब बहुत सिंपल चीज़ है, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, प्लस और नेगेटिव। इसका भी एग्जांपल आप समझ लो, जब आप SC वर्मा देखोगे तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ये बात बताई गई है। क्या कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को रखा तो उन्होंने रिपल्शन फोर्स लगाया एक दूसरे पे, वही हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रखा तो हमने देखा कि वही फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो गया था। इसका मतलब ये
चार्ज जो है वो दो अलग टाइप के होंगे पक्का, तभी तो एक बार फोर्स जो है वो रिपल्शन था यानी कि रिपल्सिव था, और एक बार जो फोर्स था मेरा वो कैसा था, अट्रैक्टिव था। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ देखने को मिला, और ये तभी हो सकता है जब, ठीक है, जो चार्जेस हैं वो हमारे डिफरेंट नेचर के हो। ठीक है, दिस इज पॉसिबल व्हेन द चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर। ठीक है, ये तभी हो सकता है ना जब आपके चार्ज जो है वो क्या हो, अलग अलग नेचर के हो भाई, तभी संभव है। ठीक है, तो बस यहाँ से पता चला कि हाँ अलग अलग नेचर के हैं, तो इसलिए हमने अलग अलग नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक को पॉजिटिव बोल दिया और दूसरे को नेगेटिव बोल दिया। बाकी इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि पॉजिटिव का मतलब बड़ा और नेगेटिव का मतलब छोटा। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ माइनस का प्लस का 4q और माइनस का 4q, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 4q बड़ा है और ये छोटा है, ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इसका नेचर अलग है और इसका नेचर अलग है, बस। क्लियर है चीज़? तो दो तरीके के चार्ज हैं, ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, यानी कि सेम नेचर के जो आपके चार्ज होंगे वो आपका रिपल्शन फोर्स शो करेगा, और अनलाइक नेचर यानी कि प्लस माइनस के अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी पे बेस बोर्ड में देखो एक क्वेश्चन कैसे आया था, ये मैं आपको PYQs में कराऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने कहा ना कि अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करना है। क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, कि इस तरीके से आप लोगों को एक चार्ज बना के दे दिया था ये, और एक चार्ज ये रहा। ठीक है, देयर इज़ Q1 एंड देयर इज़ Q2, और डिस्टेंस कुछ भी दे दी हो, बोला था कि यहाँ पे इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है F1, और यहाँ पे इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है F2। क्लियर है चीज़? दिस इज प्लस एंड दिस इज सॉरी दिस इज नॉट प्लस, अभी यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो। और क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा आंसर सही है, यानी कि Q1 Q2 इज लेस देन 0। ऑप्शन सेकंड में बोल दिया था Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। थर्ड ऑप्शन में बोल दिया था Q1 Q3 इक्वल 0, और फोर्थ ऑप्शन में Q1 Q2 ऐसे करके कुछ भी बोल दिया होगा। ठीक है, लेस देन जो भी हमारा कुछ भी मान लो 1 लिख दो, चलो 1 बोल दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होगे कि ये वाला मैंने अपनी तरफ से माना, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं होने वाला, बट फिर भी आप समझो। अब देखो इतने से बेसिक्स पे उन्होंने एक नंबर पे क्वेश्चन MCQs बना दिया, तो अब आपको ये समझना है, ध्यान से समझना, कि ये जो फोर्स हमें गिवन कर रखे हैं ये फोर्स कैसे है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। आप कहोगे सर रिपल्सिव है, बिकॉज क्लियर पता चल रहा है कि ये इसको दूर भेज रहा है और ये इसको दूर भेज रहा है, यानी कि फोर्स हमारा रिपल्शन वाला है। तो अभी मैंने ऊपर ये देखा कि रिपल्शन के फोर्स इस केस में लगते हैं, ये दो केस हैं, यानी कि यहाँ तो आपके दोनों चार्ज प्लस के होंगे या आपके दोनों चार्ज माइनस के होंगे। तो इमेजिन करो कि अगर मेरे दोनों चार्ज प्लस के हैं, Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई रिपल्शन फोर्स है, और रिपल्शन फोर्स में या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। तो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है, Q1 Q2, तो आप कहोगे प्लस प्लस की मल्टीप्लाई कराने पे आंसर भी प्लस आएगा। तो भाई प्लस आएगा तो प्लस की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, आप कहोगे पक्का 0 से बड़ी होती है, तो Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा नहीं होगा, आप कहोगे हाँ Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। लेकिन अगर मान लो माइनस माइनस के कर लेते हैं, ये निगेटिव और Q2 भी निगेटिव, रिपल्शन फोर्स है इसलिए देखो सेम नेचर के ले रहा हूँ मैं, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो अब इनकी मल्टीप्लाई भी अगर कराता हूँ तो माइनस इंटू माइनस, इसका भी आंसर क्या आएगा प्लस। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये भी Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, आप कहोगे ये वाला आंसर होगा सर, फर्स्ट वाला। तो देख रहे हो बेसिक आपने पढ़ा और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है आपको। ये मैं आपको अपनी इन वीडियोज़ में, ठीक है, समझाया जा रहा हूँ, ध्यान रखो, यही आपको समझना है। अब आपकी पढ़ाई जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए यार कि आप यूट्यूब में, ठीक है, परेशान घूम रहे हो। आपको समझना है चीज़ें, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आपको अपने दिमाग को ओपन रखना है हमेशा। एक चीज़ पढ़ी तो अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से मुझे कुछ कॉन्सेप्ट निकालना है। चलो ये क्वेश्चन बोर्ड ने 2 बार पूछा, अब मान लो बोर्ड ने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इमेजिन करो अब क्वेश्चन ऐसे आ गया, सेम यही चीज़ थी बट इस बार अब ऐसे पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, हमें तो कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ना है कि चीज़ एकदम क्लियर रखनी है, मतलब कहने वाले ये है। क्वेश्चन अब मान लो ऐसे कर दिया उन्होंने, Q1 Q2 ये देके फोर्स जो है वो ऐसा दिखा दिया, आप कहोगे सर इस बार तो फोर्स अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। भाई खींच रहे एक दूसरे को, खींचने का मतलब अट्रैक्शन। और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब दोनों हमारे कैसे होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, मतलब एक प्लस और एक माइनस।
तो अब इस कंडीशन में एक प्लस है एक माइनस है, तो मैं मान लेता हूँ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज़ नेगेटिव, कुछ भी मान लो यार, इसको नेगेटिव मान लो, इसको प्लस मान लो। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे Q1 Q2 की प्लस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इस केस में Q1 Q2 की वैल्यू 0 से क्या होगी? आप कहोगे छोटी हो जाएगी जी, 0 की वैल्यू। तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या सी होना चाहिए? आप कहोगे सर इस वाले केस में हमारा ऑप्शन होगा ये वाला सही। तो बस ये ध्यान रखो, ठीक है, कि किस तरीके से बोर्ड क्वेश्चन कर रहा है और आपको कैसे आंसर देने हैं और कैसे दिमाग लगाना है, तब आपको ज़्यादा अच्छा आप बोर्ड में कर पाओगे। ना कि आप रट के जा रहे हो चीज़ें, थोड़ा बहुत समझ के जा रहे हो और फिर आइडिया नहीं लगा पा रहे हो, तो कहानी सही नहीं बैठेगी। क्लियर है ये चीज़ कैसे करना है? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे आ गया, तो अब आपको ये करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब 1 सेकेंड, हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि चार्ज और मास जो है वो लगभग लगभग सेम टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस देख लेते हैं। सेम टाइप का क्यों बोला मैंने? क्योंकि दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है दोनों में। पहला डिफरेंस ये है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर का हो सकता है, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चार्ज इंडिपेंडेंट है स्पीड से, मतलब आप कितनी भी स्पीड से चले जाओ, आप कितनी भी स्पीड पकड़ लो, चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इमेजिन करो कि मैं इलेक्ट्रॉन को ही ले लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबने पढ़ रखा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है नहीं पता तो लिख लेना, काम की चीज़ है। इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम माइनस का चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं कितनी भी स्पीड से भगाऊँ, कितनी भी स्पीड से 10⁶ मीटर पर सेकंड से 10⁷ से, तो देखना ये चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी भाई। ये जो चार्ज है वो वही रहेगा। इसका मतलब चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, बट मास जो है वो हमारा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, ये मास ऑफ बॉडी है जो मोशन में होगी और ये रेस्ट मास है। तो भाई अगर आप ज़्यादा ही स्पीड पकड़ लोगे तो इसके अकॉर्डिंग मास की वैल्यू चेंज होती दिखेगी, तो ये मास डिपेंड करता है। तो बस ये छोटी चीज़ थी, दिमाग में रखो। अब आज मेन चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है वे टू चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि आप अगर देखो तो जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, ठीक है, चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो ओनली इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे होगा वो समझ लो जल्दी से। देखो अगर मैं एक एटम की बात करता हूँ, ठीक है, एक एटम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और वो कर लेते हैं। तो एक एटम में आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन पे सबको पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, ये तीन चीज़ें पता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, क्लियर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इनिशियली इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आप कहोगे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितना नंबर होते हैं इनको एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो माइनस के 11 हो गए। प्रोटॉन अभी भी इस पर आप कहोगे प्लस का 11, तो अभी मैंने बोला टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, तो आप कहोगे सर ऐड कर दो दोनों को तो हो जाएगा 0। तो इनिशियली केस में आपने देखा है न्यूट्रल हो गया भाई, जितने इलेक्ट्रॉन माइनस के उतने ही प्लस के प्रोटॉन, और पूरा एटम इनिशियली न्यूट्रल होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन अब इमेजिन करो कि इसको कहीं से हमने एक इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया इसने। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? आप कहोगे माइनस का 10। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? माइनस का 10, एक कम हो गया, ठीक है। प्रोटॉन अभी भी कितने? आप कहोगे सर प्लस के 11। अब मैंने कहा इस पर टोटल चार्ज निकालो, तो जब आप टोटल चार्ज निकालोगे अब वो कितना आएगा? आप कहोगे इस पर टोटल चार्ज आएगा प्लस का 1। तो वे क्या हुआ, ये अब क्या हुआ, ये देखने वाली चीज़ है। ये आपको देखना है कि यार जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक कम करा इस पर चार्ज प्लस का आ गया। ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं Cl का लेता हूँ, ठीक है, क्लोरीन का एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, तो क्लोरीन में क्या होगा? 17 होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इनिशियली, आप कहोगे माइनस का 17, प्रोटॉन इनिशियली आप कहोगे प्लस का 17, टोटल चार्ज 0। बट अब इसको फिर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आप कहोगे 18 हो गए जी। प्रोटॉन कितने हो गए? 17 है अभी भी, टोटल चार्ज -1। तो आपने दिखा रहे एक इलेक्ट्रॉन आने से माइनस का चार्ज आ गया। तो ये अब कहानी हमें समझ में आई कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए।
यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ही चार्ज नाम की चीज़ बन रही है। यार इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्लस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो बस ये दो की कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बसा लेने हैं, ठीक है। कौन कौन से की कॉन्सेप्ट हैं ये आपके? फर्स्ट आपको दिमाग में जो बसाना है वो है कि वन सेकेंड, व्हेन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लूज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आएगा उस बॉडी पे, दिमाग में रख लो। और सेकंड केस क्या करना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं, गेन कर रही है कोई चीज़, तो उस पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपको ध्यान में रखनी है दो चीज़ें। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उस पर बॉडी पे प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है कोई चीज़ तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये दो चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है। तो सब चीज़ों से ये पता चला कि हमें इलेक्ट्रॉन ही है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो बस अब आ जाओ, अब हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं जल्दी से देखते हैं, फिर आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेसिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसको भी देख लो जल्दी से यहाँ पे, तभी आप चार्जिंग बाय इंडक्शन क्लियर सीख पाओगे। इमेजिन करो कि मेरे पास एक बॉडी है ए, ठीक है, और इस पर चार्ज है अभी, इमेजिन करो माइनस का, और एक दूसरी बॉडी है न्यूट्रल बॉडी बी जिस पर कोई चार्ज नहीं है। मैंने क्या करा, इन दोनों को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लेके आ गया, यानी कि इनको टच करा दिया मैंने। अब उससे क्या होगा, ये जो माइनस के इलेक्ट्रॉन होंगे ये कूद कूद के दूसरी वाली बॉडी पे चले जाएंगे। बस यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कराने से यही होगा कि अब थोड़ी देर बाद देखोगे इस पर कम हो गया और इस पर भी माइनस का चार्ज आ गया। बस ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। भाई डायरेक्ट कांटेक्ट लाओगे किसी चार्ज बॉडी के साथ तो वहाँ से माइनस के चार्ज उस पर शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े बहुत, और बस दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी, आप कहोगे चार्ज हो जाएगी। सिंपल, क्लियर ये चीज़? कैसे दिमाग लगाना है, कैसे करना है, चलो अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखो ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे क्या होगा, इमेजिन करो कि आप लोगों को किसी बॉडी ए को चार्ज करना है। जैसे इमेजिन करो मैं इसको चार्ज करना चाहता हूँ ए वाली को, और इस पर मुझे प्लस चार्ज लेके आना है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक चार्ज बॉडी, जैसे मान लो ए वाली को मुझे चार्ज करना था, तो मैं इस ए बॉडी के पास में नेगेटिव चार्ज लेके आऊँगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है चार्ज वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज लेके आना है, कुछ भी हो सकता है चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस नेगेटिव चार्ज को इस बॉडी के पास में लेके आऊँगा, टच नहीं कराऊंगा, बस पास लाऊंगा, तो अब क्या होगा, जो न्यूट्रल बॉडी है मेरी ए वाली ये कैसी बॉडी आप कहोगे, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बॉडी में हमें इतना पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस नेगेटिव के कारण, ठीक है, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब एक तरफ आके जमा हो जाएंगे, इसके पास आएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो रिपल्शन फोर्स के कारण दूर भाग जाएंगे। भाई सारे के सारे प्लस इधर आ गए और सारे के सारे नेगेटिव इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उस पर लगने लग गया, इसके कारण रिपल्शन फोर्स। अब हमने क्या करा, हमने एक दूसरी बॉडी बी को लिया और ए वाले के साथ कांटेक्ट करा दिया। इससे क्या हुआ, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, और कुछ देर बाद आप देखोगे कि ए वाली बॉडी तो सिंपल नेगेटिव चार्ज था, बट ए वाली बॉडी पे अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बी वाली पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से चार्जिंग बाय इंडक्शन से हम लोग सिंपली चार्ज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मुझे कोई और एक बॉडी पॉजिटिव है ये वाली, ठीक है, और इस वाली बॉडी को मुझे चार्ज करना है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है तो इसके पास सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स होगा, और रिपल्शन फोर्स के कारण सारे पॉजिटिव उधर चले जाएंगे, ठीक है। और अब मैंने एक दूसरी बॉडी ली और इस बॉडी को इसके साथ टच कराया तो सारे पॉजिटिव इधर शिफ्ट होने स्टार्ट कर देंगे, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये, इसको ये नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, ये तो प्लस है ही हमारी दूसरी वाली, ए वाली से पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बचेंगे और बी वाले पे पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ये कंडीशन बैठेगी भाई, क्लियर है चीज़, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना, आपको दोनों बॉडी को एक दूसरे पर रब कराना है, ठीक है। फ्रिक्शन बनेगा जिससे क्या होगा, थर्मल एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन के पास। और आप इतना तो समझ के आए हो 11th में
कि बस अगर इन पे इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो अब ये मोशन करेंगे तेज तेज। तो बस थर्मल एनर्जी के कारण ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते दिखेंगे आपको, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो बस अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो मैंने बोला जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, गेन कर रही है ये वाली चीज़, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो बस ऐसे आप 3 मेथड है जिससे चार्ज कर सकते हो किसी भी चीज़ को, और सिर्फ किसके कारण हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आज बेसिक चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये सब पढ़ेंगे, इसमें बेस क्वेश्चन बहुत अच्छे बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, 1-1 नंबर के अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना किस तरीके से, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस तरीके से कहानी करनी है वो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स कर मैं आपको हैंड टू हैंड करा भी रहा हूँ, और टॉपिक वाइज PYQ करना, ठीक है। जैसे ही हो जाएगा, देखो जहाँ तक उम्मीद है 1-2 अच्छे टॉपिक होंगे, मैं उनके PYQs कराने लग जाऊँगा ताकि आपको और क्लैरिटी बने, ठीक है। नहीं तो चैप्टर के एंड में तो फिर हमें करना ही है, और बस आपको सपोर्ट करना है चैनल को और आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।